आप सभी का स्वागत है रोहिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारी राजस्थान इकोनॉमिक्स सर्वे 2023-24 की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने अभी तक ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स तथा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ये टॉपिक अपन ने कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का क्लास 4 है, जिसमें हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड कंसेप्ट। अभी तक हमने जैसे कंप्लीट कर लिए हैं कृषि परिदृश्य, भू उपयोग, प्रचलित जोत धारक, उत्पादन तथा उत्पादकता और कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे राजस्थान इकोनॉमिक्स सर्वे 2023-24 के साथ साथ यह राजस्थान ज्योग्राफी का जो नदी एवं झील वाला सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है, तो उसके भी कुछ फैक्ट्स इंक्लूड करता है। क्योंकि जल संसाधन के रिगार्डिंग या फिर झीलों के संरक्षण हेतु, बांधों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा इकोनॉमिक सर्वे में तथा बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज हमारा डिस्कशन का बिंदु रहने वाला है जल संसाधन। जल संसाधन को हम शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि जो लास्ट क्लास हमने ली थी जिसमें हमने विभिन्न योजनाओं को देखा था एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन से संबंधित, तो उन्हीं के रिगार्डिंग आज का अपना क्वेश्चन है कृषि विपणन निदेशालय। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1974 में हुई थी। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1974 में हुई थी और हमें बताना क्या है, असत्य कथन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है किसान कलेवा योजना, जो कि जनवरी 2014 में शुरू थी। किसान कलेवा योजना, इसमें अनुदानित दर जो कि 5 रुपये है, 5 रुपये में किसानों को जो सुपर ए तथा सुपर बी मंडियों में अपनी उपज को बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए आते हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। फिर था कृषि कल्याण कोष। कृषि कल्याण कोष जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2019 को की गई थी। स्टार्टिंग में उसमें फंड था 1000 करोड़, जिसको आगे बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया। 16 दिसंबर 2019 को राशि थी 1000 करोड़, जिसको बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हो जाता है करेक्ट। फिर अगला है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। यह है 5 वर्ष की समयावधि के लिए थी और इसमें सेंटर एंड स्टेट, केंद्र तथा राज्य का रेशियो था 60:40, 60:40, 60:40। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 50-50, 50:50। तो यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट और अपना आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। तो जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप क्विज को कर सकते हो, जहाँ पे डेली बेसिस पे जो टॉपिक होते हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। फिर हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। जल संसाधन देखा जाए तो मानव के लिए अति आवश्यक है। जैसे हम पढ़ते थे जल ही जीवन है, जल जीवन का आधार है, या फिर जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों के सम्मिश्रण से क्या बनता है बायोस्फीयर, जैवमंडल। तो जलमंडल में अपने आप में बहुत सारे फीचर्स शामिल होते हैं, तो हम इसी को मद्देनजर रखते हुए जल संसाधन राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक समीक्षा 2023-24 तथा बजट 2024-25 दोनों में जल संसाधन से संबंधित कौन सी योजनाएं लाई जा रही है, जल संसाधन को संरक्षित करने के लिए, जल संसाधन में जो भी जैसे मुख्य रूप से हम झीलों का संरक्षण, बांधों का निर्माण, जो भूमिगत जल है उसके कैसे बढ़ाया जा सकता है, इत्यादि को शामिल करते हैं। तो जल संसाधन से संबंधित राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जल संसाधन विभाग, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जल संसाधन विभाग है वो वृहद, मध्यम तथा लघु, वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से संसाधनों का उपयोग तथा प्रबंधन, जल संसाधनों का किस तरह यूजेज किया जाए, किस तरह इनका मैनेजमेंट किया जाए, इसमें राजस्थान जल संसाधन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई
सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृहद मध्यम लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। वहीं वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 28,714 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सर्जन किया गया। 28,714 अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सर्जन किया गया। वहीं टोटल 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2023-24 में 8 वृहद 5 मध्यम तथा 41 लघु परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 5 मध्यम है, 8 वृहद, 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर। फिर हम देखते हैं कि वृहद परियोजनाएं कौन सी होती है, मध्यम परियोजनाएं कौन सी होती है तथा लघु परियोजनाएं कौन सी होती है। एक होती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे होती हैं जिनमें सिंचाई के साथ साथ पेयजल तथा विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, वो हो जाती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। वही हम बात करें वृहद सिंचाई परियोजनाओं कि जिनका सिंचित कमांड एरिया कृषि कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। कृषि कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, वो वृहद होती है। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होती है 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य कृषि कमांड क्षेत्र होता है 2,000 हेक्टेयर से 10,000। यदि 2,000 हेक्टेयर से कृषि कमांड क्षेत्र कम है तो उनको हम नाम लेते हैं लघु सिंचाई परियोजनाएं। यहाँ पे एक नाम आ रहा है कृषि कमांड एरिया। कृषि कमांड एरिया वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी योजना के द्वारा सिंचित क्षेत्र बनाया जाता है या फिर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कृषि कमांड क्षेत्र वो हुआ जिसमें सिंचाई के द्वारा या सिंचित क्षेत्र किसी योजना के माध्यम से किया जाता है। दूसरा जो भूमि होती है वो कृषि योग्य भूमि होती है। कृषि योग्य भूमि जिसको मुख्यतः उच्चतर या उपजाऊ भूमि। तो सिंचित या सिंचाई के माध्यम से जो कि किसी योजना के द्वारा होता है। दूसरा है कृषि योग्य भूमि, उसको हम बोलते हैं कृषि कमांड क्षेत्र। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 3 एक्टिविटीज शामिल होती है। फिर हम बढ़ते हैं जो टोटल 8 वृहद परियोजनाएं हैं उनको देखते हैं। परवन वृहद परियोजना धौलपुर लिफ्ट परियोजना, नर्मदा नहर नवनेरा बैराज जो कि ईआरसीपी का ही एक पार्ट है। फिर है काली तीर अपर हाई लेवल केनाल परियोजना जो कि माही नदी पर है। पिप्पलकुंट हाई लेवल केनाल परियोजना। और 8वें राजस्थान के मरुक्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना। राजस्थान के जो मेरू क्षेत्र है उसके लिए जल पुनर्गठन परियोजना। तो ये 8 वृहद परियोजनाएं हैं। परवन, धौलपुर, नर्मदा, नवनेरा, कालीतीर, अपर हाई लेवल केनाल माही नदी पर, पिप्पलकुंट राजस्थान के मरुक्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना। तो टोटल 8 वृहद परियोजनाएं हैं। वहीं हमने देखा था कि 5 मध्यम परियोजनाएं थी और 41 लघु परियोजनाएं थी। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, इसके रिगार्डिंग जो RS 2023 में मेंस हुए हैं उसमें 100 शब्द में क्वेश्चन पूछा गया था। RS मेंस 2023 हुए थे, उसका पहला पेपर जिसमें राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे शामिल था। तो उसमें राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख ली। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग 100 शब्द पूछे गए थे। तो जो भी स्कीम्स होते हैं या फिर जो जल संसाधन के रिगार्डिंग कदम उठाए जाते हैं उनमें डायरेक्ट हमने देखा कि किस तरह 100 शब्द का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम बढ़ते हैं आगे। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है वित्तीय पोषित जायका या जिक्का JIC
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा इसकी फाइनेंस की जाती है। तो वित्तीय पोषित है ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जाइका या जिका। वहीं इसकी अवधि की बात करें, टाइम ड्यूरेशन, तो यह 11 वर्षों के लिए है, यह 11 वर्षों के लिए, और इसमें टोटल चरण है 2, यह 2 चरणों में होगी। इसकी अनुमानित लागत है 2294.30 करोड़ रुपए, 2294.30, 2294.3 करोड़ रुपए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? मौजूदा सिंचाई सुविधाएं हैं, जो मौजूदा सिंचाई सुविधाएं वहीं इनके साथ कृषि साक्षरता सेवाएं, एग्रीकल्चर लिटरेसी सर्विस है, में सुधार के माध्यम से इनमें इम्प्रूवमेंट करते हुए हमें जल उपयोग दक्षता, एफिशिएंसी तथा कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में वृद्धि कर किसानों की आजीविका में, किसानों की लाइवलीहुड में सुधार करना है। तो इसके की फैक्टर क्या हुए? जो मौजूदा सिंचाई परियोजनाएं हैं, कृषि साक्षरता सेवाएं हैं, उनमें सुधार कर जल उपयोग दक्षता, कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर किसानों की आजीविका में वृद्धि करते हैं। जैसे सरकार का ध्येय है भी कि किसानों की आमदनी को किस तरह दोगुना किया जाए। फिर इसकी विशेषताएं हैं, 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास तथा जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना। 27 जिले हैं, 137 सिंचाई परियोजनाएं, 27 जिलों में 137 परियोजनाएं हैं, उनका पुनर्वास तथा जीर्णोद्धार किस तरह किया जाए। फिर है 137 उप परियोजनाओं को 3 चरणों में इम्प्लीमेंट करना। तीसरा उद्देश्य है 24 उप परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य करना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? 27 जिलों में 137 उप परियोजनाओं को 3 चरणों में, जबकि ये पूरी परियोजना 2 चरणों में कंप्लीट होगी। 54 उप परियोजनाओं को जीर्णोद्धार का कार्य करना। ये हमने देख लिया था कि RS 2023 में GS फर्स्ट में जो इकोनॉमिक वाला सेगमेंट था उसमें 100 शब्दों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो मध्यम परियोजनाएं हैं वो टोटल 5 थी, गर्दड़ा, तकली, गागरीन, लासी, हत्यादे। गर्दड़ा, तकली, लासी, हत्यादे तथा गागरीन। गर्दड़ा बूंदी में है, तो हम मैप में देखें तो यहाँ पे है गर्दड़ा बूंदी में है। वहीं तकली की बात करें तो तकली है कोटा में। फिर गागरीन की बात करें तो गागरीन है झालावाड़ में। लाहसी और हथियादे ये दोनों है बारां में। लाहसी तथा हथियादे है, ये है बारां में। ये 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, 8 वृहद सिंचाई, 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। अब हम जो 8 वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको 1 बाई 1 देखते हैं। पहली क्या थी? परवन वृहद परियोजना निर्माणाधीन है, ये झालावाड़ के निकट परवन नदी। जो परवन वृहद परियोजना है ये झालावाड़ के निकट है, वो परवन नदी पर निर्माणाधीन है। इसमें 2821 गांव में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ यह झालावाड़ 12 कोटा। तो इसका लाभ किसको मिलेगा? झालावाड़ के साथ साथ 12 और कोटा को भी। तो इसमें 2 चीजें हमें याद रखनी है, एक तो परवन नदी पे झालावाड़ में निर्माणाधीन है, दूसरी इसका लाभ झालावाड़ 12 कोटा को मिलेगा। फिर हम दूसरी देखते हैं धौलपुर लिफ्ट। कृषि योग्य कमांड क्षेत्र है, उसमें सिंचाई प्रदान करने के लिए सहभागिता के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली धौलपुर लिफ्ट में। तो हमें इसमें यही याद रखना है, एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना है जिसमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को सम्मिलित किया गया है। तीसरी थी नर्मदा नहर परियोजना, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना है। यह भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया गया है, कंपलसरी किया गया है। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति या प्रणाली को कंपलसरी किया गया है किसमें?
नर्मदा नहर परियोजना और इसका लाभ मिलेगा जालोर एवं बाड़मेर, जालोर एवं बाड़मेर के 233 गाँवों को, जालोर एवं बाड़मेर के 233 गाँवों को। भारत की ये सबसे बड़ी परियोजना है जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को कंपलसरी किया गया, वहीं इसका लाभ जालोर तथा बाड़मेर को मिलेगा। फिर है नवनेरा बैराज, यह ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का ही एक अभिन्न हिस्सा है। नवनेरा बैराज है जो ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, उसी का एक पार्ट है। उसमें जो बैराज या बांध बनाए जा रहे हैं उनमें से नवनेरा बांध भी सम्मिलित है। फिर अगला है काली तीर लिफ्ट। काली तीर लिफ्ट है ये पार्वती तथा राम सागर बांध, पार्वती तथा राम सागर बांध से धौलपुर जिले के 483 गाँवों को, धौलपुर जिले के 483 गाँवों के लिए यह पेयजल मांग को मुख्य रूप से पूरा करने के लिए, वहीं केवल मानसून की अवधि के दौरान चंबल नदी से 98.6 मिलियन क्यूबिक वाटर लिया जाएगा। जब मानसून सीजन होगा उसी के दौरान चंबल नदी से 98.60 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर चंबल नदी से काली तीर लिफ्ट के लिए लिया जाएगा या उठाया जाएगा। अगला है अपर हाई लेवल केनाल परियोजना। अपर हाई लेवल केनाल परियोजना ये माही नदी पे है, जिसमें आदिवासी अंचल के विकास से संबंधित, जो आदिवासी अंचल है उसके विकास, उसके डेवलपमेंट के लिए बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीदोड़ा विधानसभा क्षेत्र के 338 गांवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में माही परियोजना के शेड्डल बांध 1 से 105 किलोमीटर मुख्य नहर वितरण प्रणाली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उपलब्ध कराकर यहाँ पे क्या माइक्रो सिंचाई पद्धति, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, और हमने पीछे भी देखा था कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को कहाँ पे यूज किया गया था, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को धौलपुर लिफ्ट में, और इसी को अपर हाई लेवल केनाल परियोजना है जो कि माही नदी पे, इसमें भी माइक्रो सिंचाई पद्धति को इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर हम देखते हैं पिप्पलकुंट हाई लेवल केनाल परियोजना। पिप्पलकुंट तहसील के 16 गांवों में फव्वारा पद्धति द्वारा माही बांध के माध्यम से जाखम बांध में कितना 3.72 TMC जल को परिवर्तित किया जाना है। जो 8 नंबर की थी राजस्थान के मरुक्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, राजस्थान के मरुक्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास एवं पुनर्गठन के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका वित्तीय पोषण NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट तथा राज्य के स्वयं के आय के स्रोत में 70:3, जो न्यू डेवलपमेंट NDB है उसका इसमें वित्तीय पोषण है 70%, वहीं राज्य का खुद का 30%। तो यहाँ पे रेशियो है 70:30। वहीं इसकी समयावधि की बात करें तो यह 7 वर्षों के लिए शुरू की गई थी। कुल लागत 3,291.63 करोड़, 3,291.63 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत। इसका लाभ किसको मिलेगा वो देखते हैं हम। इसका लाभ मिलने वाला है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण के पुनर्वास पुनर्गठन का, वहीं वित्तीय पोषण NDB तथा राज्य का 70:30 है, समयावधि 7 वर्ष है तथा टोटल इसकी लागत कोस्ट है 3,291.63 करोड़। वहीं लाभ के हमने जिले देखे। इसकी विशेषताएं, इंदिरा गांधी जो फीडर RD है, फीडर के रिगार्डिंग तथा मुख्य नहर दोनों में 496 से 55 जो हरियाणा वाला भाग है
और वहीं राजस्थान में 555 से 600। राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान दोनों भागों में फीडर के रिगार्डिंग जीर्णोद्धार कार्य करना, जो इंदिरा गांधी नहर है उसके फीडर के रिगार्डिंग राजस्थान का कुछ भाग, हरियाणा का कुछ भाग, उसमें जीर्णोद्धार का कार्य करना। वहीं जो मुख्य नहर है, ये फीडर नहर है, यहाँ पे मुख्य नहर, इसके जीर्णोद्धार का कार्य करना। इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उसके प्रथम चरण के अंतर्गत जो वितरण प्रणाली है इसके जीर्णोद्धार, अभी तक हमने 3 देखे, फीडर, मुख्य नहर तथा मुख्य नहर के प्रथम चरण। मुख्य नहर आरडी 0 से 620 के जीर्णोद्धार तथा प्रथम चरण के अंतर्गत वितरण प्रणाली उसका जीर्णोद्धार। चौथा इसमें विशेषता में है विकास एवं सिंचित क्षेत्र का विकास एवं सिंचित क्षेत्र का विकास करना, जल उपयोगकर्ता संघों की क्षमतावर्धन करना तथा इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थाओं का संस्थागत विकास। ऐसे क्वेश्चन आरएस मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में कूट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अदरवाइज इसमें कोई इंपॉर्टेंट वैसे याद करने जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 496 से 55, 555 से 671 या फिर 0 से 620, यह डेटा एग्जाम में प्रीलिम्स में ऐसे डेटा नहीं पूछे जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, इसके रिगार्डिंग इसका उद्देश्य सबसे पहले चंबल नदी बेसिन है। जो चंबल नदी बेसिन है जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होकर उत्तर प्रदेश में राजस्थान में बहते हुए आती है, उसका चंबल नदी के बेसिन की सहायक नदियाँ पार्वती, काली सिंध, कुल, कुन्नू, मेज। पार्वती, काली सिंध, कुन्नू, कुल, मेज आदि नदियों में जो अधिशेष जल है उसको बनास, कालीसील, बाणगंगा, मोरेल, गंभीर। बनास, कालीसील, बाणगंगा, मोरेल तथा गंभीर आदि नदियों में जो अतिरिक्त जल है उसका अपवर्तन करना। और इसमें 21 जिलों, जो नवीन जिलों का गठन हुआ तब 21, पहले वाले जिले टोटल 13 जिले इसमें इंक्लूड थे। इनमें सिंचाई, पेयजल, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना या इसकी सुविधा को बढ़ाना। तो इसमें चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, उनका जो अतिरिक्त जल है, विशेष जल है, उसको बनास, कालीसिल, बाणगा, मोरेल तथा गंभीर नदियों में अपवर्तन करना। कुल लंबाई है 1268 किलोमीटर, वही अनुमानित लागत है 45,000 करोड़ रुपए, और ये पहले थी 37,247, पहले थी 37,247, अभी वर्तमान में इसकी कुल अनुमानित लागत है 45,000 करोड़ रुपए। इसके लाभ की बात करें तो वर्ष 2051 तक पूर्ण होने पर इससे 26 वृहद तथा मध्यम परियोजनाएं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा यदि ये योजना 2051 तक कंप्लीट होती है। तो इस योजना के अंतर्गत 6 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। 6 बैराज 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। हम देखते हैं कुन्नू बैराज, कौन सी नदी पे? कुन्नू नदी। कुन्नू बैराज कुन्नू नदी पे जो कि शाहाबाद 12, शाहाबाद कुन्नू बैराज कुन्नू नदी पे शाहाबाद 12 में। वहीं हम बात करें रामगढ़ बैराज, रामगढ़ बैराज है वो कूल नदी पे, कूल नदी पे किशनगंज 12 में, किशनगंज 12 में। तीसरा महलपुर है वो पार्वती नदी पे, पार्वती नदी पे मांगरोल 12 में, पार्वती नदी पे मांगरोल 12 में, पार्वती नदी है मांगरोल 12। चौथा है नवनेरा बैराज, नवनेरा बैराज जो कि काली सिंध नदी, काली सिंध नदी दिग्गौद कोटा में, काली सिंध नदी पे है दिग्गौद कोटा में, काली सिंध नदी है दिग्गौद कोटा है। और जो नवनेरा बैराज है इसकी भराव क्षमता मैक्सिमम है, नवनेरा बैराज की भराव क्षमता वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है मेज बैराज, मेज नदी पे जो कि इंदरगढ़ बूंदी में, इंदरगढ़ बूंदी में। वहीं राठौड़ बैराज है वो बेनास नदी पर, बनास नदी पर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। जो राठौड़ बैराज है वो बनास नदी पर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। वहीं हमने 6 बैराज देखे और एक बांध है डूंगरी बांध, डूंगरी बांध बनास नदी पे खंडार क्षेत्र सवाई माधोपुर, डूंगरी बांध बनास नदी पर
खंडार चित्तर सवाई माधोपुर। तो कुन्नू, कुन्नू नदी पे, रामगढ़ कूल, रामगढ़ कूल पे, रामगढ़ बैराज बनाओ कूल पे। स्टार्टिंग के तीनों शाहबाद, किशनगंज, मांगरोल तीनों 12 में है। तो कुन्नू बैराज है 12 में कुन्नू नदी पे, रामगढ़ बैराज है वो कूल नदी पे किशनगंज 12 में, महलपुर है पार्वती नदी पे मांगरोल 12 में, नवनेरा बांध काली सिंध नदी पे दिगोद कोटा में, मेज बैराज है मेज नदी इंद्रगढ़ बूंदी में, राठौड़ बैराज है बनास नदी पे चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। वहीं पे जो डूंगरी बांध है बनास नदी पे खंडार सवाई माधोपुर। ये हमारे बैराज और बांध के रिगार्डिंग चर्चा हुई। फिर हम देते हैं संशोधित पार्वती काली सिंध नदी, मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, या इसी को बोलते हैं एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। केंद्र सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2022 को अनुमोदन किया गया था, अनुमोदन किया गया था 13 दिसंबर 2022 को। वहीं MOU पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता पत्र पर हस्ताक्षर 28 जनवरी 2024 को, 28 जनवरी 2024 को MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। वहीं अनुमोदन हुआ था 13 दिसंबर 2022 को। भारत सरकार के द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम के तहत, नदियों को आपस में जोड़ने के भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत इसको अब संशोधित ERCP को अब संशोधित PKC लिंक परियोजना के नाम से मूर्त रूप दिया गया है। जो पहले ERCP थी अब उसको संशोधित पार्वती काली से चंबल MPKC या फिर एकीकृत ERCP का मूर्त रूप दिया गया है। जो एकीकृत ERCP है उससे जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं वो टोटल है 21। एक तो हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, एक तो हाड़ौती प्रदेश, उसके बाद टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ढीग, खैरतर तिजारा, अलवर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, और साथ में दुद्दू, ब्यावर, केकड़ी, अजमेर, कोटपुतली, बैरोड। ये टोटल 21 जिले हैं जो कि एकीकृत ERCP से लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, इसका वित्तीय पोषण जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा विश्व बैंक, इसमें वित्तीय पोषण 3 संस्थाओं के माध्यम से है, जिसमें जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, विश्व बैंक, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। वहीं इसकी कुल लागत की बात करें तो 134 करोड़ है, जो कि 100% ग्रांट के रूप में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। भारत सरकार 100% अनुदान 134 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। इसकी समयावधि की बात करें तो यह 8 वर्ष है, जो कि 2016 से सितंबर 2025 तक 8 वर्ष इसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन है, जो कि 2016 से सितंबर 2025 तक। इसका राजस्थान में नोडल विभाग बनाया गया है जल संसाधन विभाग राजस्थान। जल संसाधन विभाग राजस्थान, जब हमने स्टार्टिंग में टॉपिक देखा था कि जल संसाधन विभाग ही है राजस्थान में वृहद, लघु, मध्यम आदि योजनाओं परियोजनाओं के माध्यम से किस तरह जल संसाधनों का प्रबंधन तथा इनका उपयोग सुनिश्चित करता है। फिर हम देखते हैं इसके पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु, पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु राज्य में 7 बांधों बिसलपुर, माही, हुड्डा, जुवाई, राणा प्रताप सागर तथा जवार सागर, थापी, 7 बांधों बिसलपुर, माही, गुड्डा, जुवाई, राणा सागर,
राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, टोटल 7 बांध। वहीं 2 नहरों गंग बांकड़ा नहर तथा नर्मदा नहर पर स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन स्काडा सिस्टम को स्थापित किया जा चुका है। ये आज की अपनी परिचर्चा थी जल संसाधन के रिगार्डिंग। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं। जैसे हम आगामी समय में जो एग्ज़ाम हुई है लेटेस्ट आरपीएससी द्वारा या फिर अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, आरपीएससी द्वारा या फिर आरएसएसबी द्वारा जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई है उनमें इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये जल संसाधन जो हमारा टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, उसमें जल संसाधन वाला टॉपिक आज अपना कंप्लीट होता है। और आगे के हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं उनको देखें तो एक बार भूजल, पशुपालन एवं डेयरी विकास, मत्स्य वानिकी, सहकारिता, ये 4 टॉपिक रह जाते हैं जो कि छोटे छोटे हैं। तो आने वाली कक्षा में हम इन चारों ही टॉपिक को एक साथ कंप्लीट कर अपना जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर वाला चैप्टर है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आगामी कक्षा में जल्दी मिलते हैं तथा इस कक्षा के रिगार्डिंग आपके जो भी सुझाव होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे इस कक्षा में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक यू।